नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। पूरे देश में कोरोना के टीकाकरण को लेकर ड्राई रन किया जा रहा है। वहीं ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन की दस्तक अब मध्य प्रदेश में भी हो गई है। ये नया स्ट्रेन ब्रिटेन से लौटे इंदौर के एक युवक में पाया गया, जिसके बाद से ही प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। क्या कोरोना के नए स्ट्रेन पर वैक्सीन काम करेगी या नहीं, इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार की तैयारी क्या है, इन्हीं अहम सवालों पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आप देखिए। एक तरफ पूरे देश में कोरोना के टीकाकरण को लेकर ड्राई रन किया जा रहा है, वहीं ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन की एंट्री अब मध्य प्रदेश में भी हो चुकी है। ये नया स्ट्रेन ब्रिटेन से लौटे इंदौर के एक युवक में पाया गया। ये युवक यूके से अपने परिवार सहित इंदौर पहुंचा था, जिसके बाद से ही परिवार और उसे होम आइसोलेट किया गया था और जांच के लिए रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद युवक में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई। सांस लेने में तकलीफ, लगातार सीने में दर्द होना, थकावट महसूस होना, नींद न आना, चेहरे और होठों का नीला पड़ना। वहीं ब्रिटेन से इंदौर आए युवक में कोरोना वायरस की नई स्ट्रेन मिलने से हड़कंप मच गया। नए स्ट्रेन की पहचान 1.1.7 के रूप में हुई है। मरीज की हालत सामान्य है। डॉक्टरों के अनुसार नया स्ट्रेन भी कोविड-19 का ही है और उसमें म्यूटेशन हो गया है। दिल्ली से गुरुवार को आई रिपोर्ट में मरीज में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई। ये बताया जा रहा है कि जिस संक्रमित में नया स्ट्रेन मिला है, उसका सैंपल दिल्ली की लैब में जांच के लिए भेजा गया था। हाल ही में ब्रिटेन से आए 100 से ज्यादा लोगों की जांच की गई, जिसमें से 2 कोरोना संक्रमित पाए गए थे। ब्रिटेन से लौटे थे 332 लोग। सभी के सैंपल भेजे गए थे दिल्ली। परिवार सहित किया गया था होम आइसोलेट। रिपोर्ट में युवक में नए स्ट्रेन की पुष्टि के बाद नए स्ट्रेन से हड़कंप। नए स्ट्रेन की पहचान 1.1.7 के रूप में हुई। एक तरफ इस नए स्ट्रेन के कुछ लक्षण पुराने वायरस जैसे ही हैं, लेकिन कुछ नए भी हैं। ऐसा देखा गया है कि ये नया स्ट्रेन पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी और दूर तक फैल रहा है। फिलहाल देखना होगा कि इंदौर में मिले नए स्ट्रेन के बाद अब प्रशासन की क्या तैयारी होती है। टीम न्यूज स्टेट। तो कोरोना के नए स्ट्रेन का डर पूरे देश में है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि नए स्ट्रेन की मध्य प्रदेश में एंट्री हो चुकी है। सुपर स्प्रेडर ये स्ट्रेन माना जा रहा है। इसी को लेकर चर्चा करेंगे कि कितना खतरनाक ये स्ट्रेन हो सकता है। डॉक्टर आर के पाठक, सीनियर ENT सर्जन है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका। सबसे पहले आपसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि नए स्ट्रेन को लेकर लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां भी हो सकती हैं और वो सच्चाई भी हो सकती है। नया स्ट्रेन पहले वाले वायरस से कितना ज्यादा खतरनाक है? जी देखिए गुंजन जी, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जो वायरस RNA वायरस है और इसमें म्यूटेशन इसकी प्रवृत्ति है कि ये होता है, इसमें प्रोटीन है वो बदलते रहते। तो जब वो बचाव करने के लिए म्यूटेशन वायरस में होते हैं और उसके कारण बहुत सारे दूसरे लक्षण हो सकते हैं। जैसा कि अभी रिपोर्ट्स में पाया गया है कि ये जो नया वायरस आया है, म्यूटेशन वाला नया अवतार वायरस का, इसकी जो संक्रमण क्षमता है 70% पुराने जो कोविड-19 का वायरस है से 70% ज़्यादा है। लेकिन खुशी की बात यह है कि इसका विरुलेंस कम है। बीमार नहीं करता है और उसमें ऐसी क्षमता नहीं है कि वो को बहुत ज़्यादा नुकसान करे। ये हमारे समाज के लिए अच्छा। और दवाइयों का सवाल है, ये इसके लिए जो हम लोग दे रहे हैं, चाहे रेमडेसिविर है, फेविपिराविर, एजिथ्रोमाइसिन है, आइवरमेक्टिन है, उसी तरह की दवाइयों का सेवन आवश्यक है। और जैसा कि आपने बताया कि कल से हमारे यहाँ हो रहा है, ये अभी रामबाण हो सकता है अपार्ट फ्रॉम सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्किंग एंड क्लीनिंग एंड हाइजीन। तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो हमारे लिए थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है कि हमारे मध्य प्रदेश में भी नया कोरोना का जो स्ट्रेन है वो यहाँ पर आया है। मध्य प्रदेश में भी नया कोरोना का जो स्ट्रेन है वो यहाँ पर आया है, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है निश्चित रूप से उसकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करेगा और ऐसे मरीज को
तो उसके ज्यादा बिल्कुल फैलने डॉक्टर की साहब, लेकिन ये संभावना भी तो कम कहा जा रहा है सकती ना कि पहले वाले वायरस से काफी ज्यादा स्प्रेड ये हो रहा है, काफी जल्दी लोगों तक ये पहुंच रहा है और इसीलिए शायद और भी ज्यादा लोगों के मन में डर बैठा हुआ है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। भोपाल से हमारे साथ दीप्ति और इंदौर से आदित्य हमारे साथ जुड़ गया। आदित्य, इंदौर में नया एक पेशेंट आया है स्ट्रेन को लेकर, लोगों के अंदर कितनी दहशत है उस नए स्ट्रेन को लेकर और वहां पर किस तरीके की तैयारी है? क्योंकि अगर देखें तो कोरोना के जब पेशेंट सामने आए थे तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले इंदौर में ही पेशेंट सामने आए थे और हालात भी सबसे ज्यादा वहीं पर बिगड़े थे। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी भी स्ट्रेन का सबसे पहला मरीज़ इंदौर में ही सामने आया, मध्य प्रदेश का पहला स्ट्रेन का मरीज़ सामने आया है। और निश्चित रूप से स्ट्रेन जिसके बारे में कहा जाता है कि 70% तेज़ी से फैलता है, यही वजह है कि शायद यूके को एक स्थायी, जिसे कह सकते हैं 1.5 महीने का लॉकडाउन करना पड़ा और वहाँ के प्रधानमंत्री ने 26 जनवरी पे जिसे कह सकते हैं कि हिंदुस्तान आने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके यहाँ पर लॉकडाउन लगा है। तो ये एक बिल्कुल सही बात है। और अगर इंदौर की बात करें तो कोरोना का सबसे ज़्यादा संक्रमण, सबसे पहले संक्रमण जो था वो इंदौर में ही हुआ और बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैला और इंदौर एपी सेंटर भी रहा है। उसकी वजह है क्योंकि आर्थिक राजधानी है, आर्थिक राजधानी होने के साथ से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इंदौर के तार सीधे जुड़े हुए हैं, इसके कारण ऐसे हालात बने रहते हैं। अब अगर स्ट्रेन वायरस की बात करें तो यहाँ पर निश्चित ही जो है एक डर का माहौल लोगों में रहा है, क्योंकि जिस तरह से स्ट्रेन वायरस के बारे में कहा जाता है 70% तेज़ी से फैलता है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक डर का माहौल है। हालांकि इस सब के पीछे जो इंदौर एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने साफ किया है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक साधारण वायरस जो कोरोना का होता है उसी तरह का ये वायरस बताया जा रहा है। साथ ही जो ट्रैवल हिस्ट्री रही है उस शख्स की, जो राहू स्थित मकान में जिसे आइसोलेट किया गया, उसमें जो यूके से लेकर हिंदुस्तान तक उसने जो सफ़र किए हैं उसके बारे में जो साथ में लोग उनके सफ़र में थे उन सबको आइडेंटिफाई कर लिया गया और उन सब की भी जाँच की जा चुकी है। साथ ही उनके परिवार के लोग जो आइसोलेट किए गए हैं उनकी भी पूरी तरह से जाँच की गई है ताकि ये वायरस ना फैले। हाँ, यहाँ पर एक बड़ी जिसे कह सकते हैं लापरवाही या इसे कह सकते हैं कहीं जिसकी संभावना थी वो ये थी कि एक स्ट्रेन की रिपोर्ट आने में काफ़ी समय लगा। जो इंदौर में बहुत पहले प्रेषित कर दी गई थी, दिल्ली लैब के लिए गई थी, वो रिपोर्ट काफ़ी समय बाद पहुंची है और इसका खुलासा करने में भी जो है सरकार काफ़ी देर कर रही थी। ये बताया जा रहा है कि परसों के दिन ये रिपोर्ट जो है, 2 दिन पहले ये रिपोर्ट जो है मोहम्मद सुलेमान जो ACS हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनके पास ये रिपोर्ट पहुँच चुकी थी और उन्होंने इस रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया था। लेकिन ये पूरी खबर जो थी ये भोपाल से ही इसका खुलासा किया गया। प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी जो हैं, मुख्य सचिव स्तर के जो प्रमुख सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं, उनके द्वारा ही ये बात का खुलासा हुआ है। तो अब कहीं ना कहीं एक बात है कि एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेन जैसा कि 70% तेज़ी से फैलता है, इसको लेकर एहतियात जो है वो बढ़ते जाएंगे। हालांकि दूसरी ओर अगर आप देखें तो वैक्सीन का ड्राई रन भी शुरू हो गया है, तो दोनों ही तौर पर चुनौतियाँ सामने। एक और ड्राई रन के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ अब स्ट्रेन ने दस्तक दे दी है। हालांकि जो पेशेंट स्ट्रेन से पीड़ित ड्राई रन हो रहा है और जो वैक्सीनेशन हो रहा है, ये वैक्सीनेशन आने वाले दिनों में जो होगा वो कितना नए स्ट्रेन पर कारगर साबित होगा, ये भी देखने वाली बात होगी ना। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। दीप्ति भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। दीप्ति, जो बात आदित्य ने कही उसी को आगे बढ़ाना चाहूंगी। सरकार ने 2 दिन लगा दिए इस बात को सामने लाने के लिए कि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है नए स्ट्रेन से, तो क्या सरकार इस बात को समझ रही है कि लोगों के बीच जब ये बात जाएगी तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर दहशत बैठेगी और सरकार भी इस बात को जानती है कि कहीं ना कहीं तैयार नहीं है नए स्ट्रेन के लिए अभी सरकार? कि सरकार ये चाह रही थी कि ये रिपोर्ट ज़रूर पता चले, लेकिन ये बहुत तेज़ी से मीडिया में शायद ना आए या लोगों के बीच इसे लेके किसी तरह की दहशत ना हो, ये एक बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंदौर ऐसा शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा कोविड केसेस हैं और आज की तारीख में भी इंदौर शहर में ही सबसे ज़्यादा कोविड केसेस आ रहे हैं। हालांकि सरकार ने इतना लेट क्यों किया इस रिपोर्ट को बताने में, क्योंकि कई बार ये देखने में आ रहा है गुंजन 3-4 बार से कि सरकार जो कोविड के केसेस हैं या जो कोविड की पूरी सिचुएशन है उसको सरकार कई जगह अपने हिसाब से भी टैकल कर लेती है। अभी कई सारे कोविड सेंटर्स बंद कर दिए गए भोपाल से बाहर के, ये कहा गया कि वहाँ मामूली लक्षण के पेशेंट आते थे और अब कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। तो वहीं जो है विधानसभा की कार्रवाई नहीं हुई कोरोना को देखते हुए। तो कोरोना को लेकर जो अलग अलग स्टेटमेंट अलग अलग समय में होते हैं, लेकिन ये अपने आप में बड़ी बात है कि अगर रिपोर्ट आ चुकी थी
तो आला अफसरों को कम से कम उसको 2 दिन तक नहीं छुपाना था, क्योंकि वो इस बात को बहुत बेहतर जानते हैं कि जितनी लेट इलाज मिलेगा, जितना लेट ट्रीटमेंट मिलेगा, उतना जो है जान की मुश्किल भी हो सकती है, और जितना लेट इस बात को बताया जाएगा उतना ही जो कॉन्टैक्ट वाले लोग हैं जिन्हें आइडेंटिफाई करना है उसमें तकलीफ होगी, और उसके बाद कब आइडेंटिफिकेशन होगा, कब आइसोलेशन होगा, और ऐसे में ये नहीं हो कि इसकी चेन बढ़ती चली जाए। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट लेट क्यों बताई गई है, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ठीक है दीप्ति, राहुल भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। राहुल, कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर पूरे देश में दहशत है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अच्छे खासे केसेस कोरोना के भी रहे हैं और नए स्ट्रेन के भी केसेस सामने आए हैं। तो ऐसे में कितना ज्यादा लोगों के लिए दहशत भरा ये हो रहा है। हालांकि दिल्ली के लिए फायदे वाली बात यह है कि अगर स्ट्रेन यहाँ पर पाया भी जाता है तो तुरंत जांच हो सकती है। बाकी के राज्यों से तो दिल्ली टेस्ट सैंपल भेजा जा रहा है। देखिए, अगर जीनोम स्टडी की बात करें तो 10 लेबोरेटरी पूरे देश में विकसित की गई है, उसमें से 2 लेबोरेटरी दिल्ली में भी है। निश्चित तौर से ट्रीटमेंट, ट्रेसिंग और टेस्टिंग तीनों दिल्ली में बेहतर होती है, लेकिन दिल्ली क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा IGI का यहीं पर ही है, ऐसे में कल जब बैठक हुई थी डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से, तब पंजाब और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रियों ने यह कहा था कि अभी ब्रिटेन से फ्लाइट नहीं खोली जानी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ये कह चुके हैं कि ब्रिटेन से जो फ्लाइट खोलना है उसे कम से कम 31 जनवरी तक रोक लगा देनी चाहिए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर दिल्ली में स्ट्रेन फैलता है, क्योंकि दिल्ली से लोगों की आवाजाही हर एक राज्य की राजधानी से आना और जाना दोनों होता है, बड़े रेलवे स्टेशन और बड़े हवाई अड्डे के कारण, ऐसे में दिल्ली में फैलने का खतरा ना सिर्फ दिल्ली को होगा बल्कि पूरे देश को होगा। खास बात यह भी है कि जो नया स्ट्रेन है इसे ड्रिफ्ट माना जा रहा है। अगर ये ड्रिफ्ट की जगह और म्यूटेशन लाता है और ये ड्रिफ्ट की जगह शिफ्ट हो जाता है तो जो एंटीबॉडी बन गई है लोगों के अंदर कोरोना से ठीक होने के बाद, और जो वैक्सीन विकसित की जा रही है उसको लेकर भी सवाल निशान खड़ा हो सकता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि जितना संभव हो उतना ये स्ट्रेन सीमित रहे, नया स्ट्रेन सीमित रहे, क्योंकि जो लोग अभी तक इन्फेक्ट नहीं हुए, सीरो सर्वे भी बताता है कि देश की एक बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो अभी तक कोरोना से इन्फेक्ट नहीं हुए, उनमें बहुत तेजी से ये स्ट्रेन फैल सकता है, लोगों को संक्रमित कर सकता है। जी ठीक है राहुल। डॉक्टर आर के पाठक जी भी बने हुए हमारे साथ। आर के पाठक जी, जो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कोविड के पेशेंट रह चुके हैं और वो अब रिकवर हो गए हैं, क्या ये नया स्ट्रेन उन पर भी अटैक कर सकता है, और अगर अटैक करता है तो कितना नुकसान ये ह्यूमन बॉडी को पहुंचा सकता है? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि यदि एंटीबॉडी में बन गए हैं उतना घातक होने वाला भी कहा कि ये जो नया स्ट्रेन है एम्बुलेंस पावर, हाँ इट इज़ हाईली इन्फेक्शियस, 70% ज़्यादा संक्रामक है, फैलता तेजी से है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उसकी ट्रेसिंग की जाए, उसको आइसोलेट किया जाए। वो जितना कम लोगों से मिलेगा तो दूसरा संक्रमण फैलने की संभावना कम है। जैसा कि आपने कहा कि यदि ये इलाज, ये कहूँगा कि नहीं, इलाज तो अभी वही है और निश्चित रूप से है, चूँकि एंटीबॉडी यदि संक्रमित हो चुका है और ये नया स्ट्रेन करता है तो इज गोइंग टू बी बेनिफिटेड, इसमें शक नहीं है। हाँ, ये है कि हमको उस पेशेंट को निश्चित रूप से ट्रेस करके आइसोलेट करें ताकि वो दूसरों को ना फैला सके। आर के पाठक जी, ब्रिटेन से इस नए स्ट्रेन की शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे अभी अपने पैर पसारता जा रहा है। 70% ज्यादा तेजी से फैलता है। अब वैक्सीनेशन की तैयारी भारत में हो रही है। वैक्सीन लगने के बाद कितना ये कारगर साबित होगा? क्या नए स्ट्रेन पर वैक्सीन का असर पड़ेगा या फिर वैक्सीन का इस पर कोई असर नहीं होगा? देखिए, जहाँ तक एज अ डॉक्टर मैं यदि बोलूँगा तो मैं कहूँगा कि ये जो अपने वैक्सीन डेवलप हुआ है, हमारे यहाँ 2 वैक्सीन्स को अभी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अनुमति भी दे दी है इमरजेंसी वैक्सीनेशन के लिए, तो निश्चित रूप से ये कारगर होने वाला है। बिकॉज ये इनएक्टिवेटेड वायरस से वैक्सीन बनाए गए हैं और तरह तरह के वैक्सीन आने वाले हैं जो नाक के माध्यम से भी दिए जा सकेंगे अपार्ट फ्रॉम दी वैक्सीनेशन। तो मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, ये इसमें घबराने की बात नहीं है, निश्चित रूप से कारगर होने वाला है। हाँ, जहाँ तक एफिकेसी का बात है तो अभी थोड़ा सा हमको इंतज़ार करना होगा, लेकिन वर्तमान स्थितियों को यदि हम देखते हैं तो केवल हमारे पास वैक्सीनेशन ही एक माध्यम बचता है जिससे पूरे देश की जनता को हम बचा सकते हैं। और आने वाला समय ये सुखद होने वाला है। आप निश्चित रूप से परेशान बहुत होने की ज़रूरत नहीं है। अब
ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सतर्कता आवश्यकता है, मास्किंग बहुत ज़रूरी है, डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, जितना आवश्यक हो कम निकलें, हाइजीन बना के रखें और अपना मेंटल मेकअप, जब मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ कि नहीं, मेंटल मेकअप आपका यदि मॉरल डाउन होता है देन आपकी इम्यूनिटी कम होती है, हार्मोन आपके इनएक्टिवेट होने लगते हैं। तो आपको ये मानसिक रूप से पक्का होना पड़ेगा। और अभी इतने 9-10 महीनों में हमारे देश में निश्चित रूप से अभी सबका मेंटल मेकअप कि भाई हम इससे लड़ाई कर सकते हैं। हमारे वैज्ञानिक कितने सतर्क हैं कि उनने इतने जल्दी से जल्दी ये वैक्सीन की तैयारी की है। और चूंकि ये अद्भुत स्थितियां थी, इसलिए वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई ये जल्दी में आया गया है, इसमें अभी जो 3rd क्लिनिकल फेज के ट्रायल्स बाकी हैं। बट मेरे को लगता है कि आने वाले समय में यही हमारे लिए सकारात्मक संदेश होगा कि वैक्सीनेशन तो पूरे देश के लिए, और हर्ड इम्यूनिटी आने में अभी समय लगने वाला है। वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि शुरू में बोला गया कि भाई ये केवल अभी जो हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंट हेल्थ वर्कर्स, उनको लगाया जाएगा। और आने वाले समय में हर्ड इम्यूनिटी इज़ दी ओनली आंसर। मैं बार बार कहता हूँ, हाँ, हर्ड इम्यूनिटी आने के दौरान कितने लोग और प्रभावित होने वाले हैं इसके बारे में अभी आकलन करना कठिन है, लेकिन वैक्सीनेशन इज दी ओनली आंसर, जिससे कि हम अपने देश के मरीजों, देश के नागरिकों को कोरोना से बचा सकते हैं। यानी कि जिस वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा था, वो वैक्सीन भी आ गई और वही इसका एकमात्र इलाज नजर आती है। ठीक है आदित्य, आम जनता इसके लिए कितनी तैयार नजर आती है? क्योंकि जब कोरोना की शुरुआत देश में हुई तब लोगों को नहीं पता था कि कोरोना क्या है, ये बीमारी कैसी है, कैसे फैलती है और कितना ये हम पर असर करेगी। लेकिन अब लोगों के जहन में ये है कि हमें किस तरीके से खुद का बचाव करना है और कैसे खुद को सुरक्षित रखना है। अगर नया स्ट्रेन प्रभावी आने वाले वक्त में होता है, आम जनता इसके लिए कितनी तैयार है? देखिए गुंजन, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। दरअसल वैक्सीनेशन की सबसे पहले बात की जाए तो जो ग्राउंड रियलिटी हमने देखी है उसमें 62% लोग ऐसे देखे हैं जो अब भी वैक्सीन को लेकर भी डरे हुए हैं। उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि कहीं वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट ना हो या आफ्टर इफेक्ट इसके कोई सामने ना आए, किसी तरह की परेशानियाँ लॉन्ग टर्म इफेक्ट में उनके तौर पर सामने ना आए। तो यकीनन अगर आप लोगों से बात करेंगे और उनसे वैक्सीन के बारे में पूछेंगी तो यही कहेंगे कि अभी शुरुआती दौर है, अभी हम देखेंगे, अभी हम समझेंगे, उसके बाद हम वैक्सीन लगाएंगे। ऐसे लोगों का आंकड़ा 62% है। दूसरा, लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि स्ट्रेन वायरस, चूंकि यूनाइटेड किंगडम जो यूके की हिस्ट्री रही जहां से ये वायरस पूरा निकला है, और वही यूके था जो वैक्सीन के लिए सबसे आगे आया था और कई दौर के ट्रायल यूके ने किए और यूके ने वैक्सीन भी सबसे पहले डेवलप करने का दावा किया था। ऐसे में यूके में जब स्ट्रेन ने अपनी आमद दी तो वहाँ के लोग कितने संजीदा हुए और वहाँ पर इतना होने के बाद, वैक्सीन डेवलप करने के बाद भी यूके में एक बड़ा लॉकडाउन जो है वो लगा दिया गया। प्रधानमंत्री उनके खुद संजीदा होकर जो भारत दौरा था उन्होंने उसको निरस्त कर दिया। तो लोगों के जहन में ये सवाल उठा कि आखिर यूके ने वैक्सीन डेवलप कर लिया था और स्ट्रेन वायरस आने के बाद उसने क्यों लॉकडाउन लगाया, क्यों उसने सब बंद कर दिया, क्या उसे अपनी वैक्सीन पर भरोसा नहीं, या ये स्ट्रेन वाकई में बहुत चिंताजनक है। तो ऐसे तमाम सवाल जो हैं वो लोगों के जहन में हैं और ये लोगों को कहीं ना कहीं गफलत में भी डालते हैं कि आखिर स्ट्रेन है क्या। क्योंकि देखिए, स्ट्रेन के बारे में जो स्टडी की गई है इसमें कोई दो राय नहीं है, वही इन्फ्लुएंजा का एक नया स्वरूप है लेकिन और घातक है, उसी तरह से फैलता है लेकिन 70% ज़्यादा तेजी से फैलता है। अब हिंदुस्तान में ये कितना असर करेगा, इसके क्या परिणाम आएंगे, ये तो एक गर्भ में छुपी बात है कि आने वाला समय कैसा होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि हम बिल्कुल वैक्सीन को लेकर बाउंड्री पर हैं और इस बाउंड्री को छूने से पहले हमारे पास स्ट्रेन नाम के एक वायरस ने दस्तक दे दी है जो आने वाले समय में निश्चित ही बड़ी चुनौती खड़ी करेगा। क्या स्ट्रेन पुराना कोरोना वैक्सीन पर काम करेगा नहीं करेगा, ये भी अपने आप में एक सवाल है जो भविष्य की गर्भ में छुपा है। अब ये सब चीज़ों और सवालों के बीच ड्राई रन है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन हाँ, एहतियात जो होता है वो स्व माध्यम है, आप अपने माध्यम से एहतियात रखना ही पड़ेगा और तभी जाकर इसका समाधान निकल पाएगा। वैक्सीनेशन में अभी वक्त है क्योंकि आम जनता तक वैक्सीन पहुंचने में अभी टाइम है। नया स्ट्रेन तेजी से फैलता है तो हमें ख्याल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दीप्ति लगातार हमारे साथ बनी हुई है। दीप्ति, तैयारियों की हम बात कर रहे हैं कि आम जनता कितनी तैयार है, लेकिन अहम सवाल ये भी है कि सरकार इसको लेकर कितनी तैयार है, सरकार की तरफ से तैयारी क्या की गई है? क्योंकि इंदौर में अगर पहला पेशेंट आ सकता है तो हो सकता है संक्रमण धीरे धीरे और फैले। सरकार को इसके लिए पहले से तैयारी करने की जरूरत है।
देखिए, जो पहली तैयारी की बात है कि भले ही रिपोर्ट 2 दिन लेट बताई गई, जो बता रहे थे हमारे साथी आदित्य, लेकिन उन्हीं के हिसाब से जो कहा कि जितने भी लोग उन्होंने उनके साथ सफ़र किया उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात, एक अच्छी बात है। बल्कि ये कहें कि तैयारियों को लेकर ही एक बड़ी बात है कि सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन हुआ है कि ये वायरस और स्प्रेड ना हो, और कोविड के समय जो तैयारियां थी लगभग वही तैयारियां हैं जो इस नए स्ट्रेन के लिए भी, वही इलाज और उसी तरह के ट्रीटमेंट और उसी तरह का आइसोलेशन, सब कुछ वैसे ही होगा, क्योंकि ये नया स्ट्रेन भी कोरोना का ही एक टाइप है, कोरोना से अलग नहीं है। हालांकि इसकी मारक क्षमता ज़्यादा हो सकती है या अपनी अपनी इम्यूनिटी पे भी हो सकती है, लेकिन इलाज वही होगा, उसका ट्रीटमेंट लगभग वैसे ही होगा, और कहीं ना कहीं जो शुरुआती दौर की चीज़ें हैं, आइसोलेशन करना, आइडेंटिफाई करना, वो सब लगभग वैसे ही होगा जैसे कोरोना में होता है। तो अभी तक कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश में हालात निश्चित ही बीच में काफ़ी बिगड़े थे, लेकिन बहुत बदतर स्थिति में कभी नहीं गए। हालांकि सारे सेंटर्स अभी मामूली लक्षण वाले बंद हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भोपाल में जो सारे सेंटर हैं वो चल रहे हैं। सभी अस्पतालों में कोविड सेंटर मैक्सिमम अस्पतालों में बने हुए हैं। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं। तो सरकार की तैयारियां तो हैं, क्योंकि कोरोना को लेकर सरकार पिछले 1 साल से इसी तरीके से तैयार है। बिल्कुल, कोरोना को लेकर सबसे बड़ी बात है तो, लेकिन साथ ही साथ दीप्ति, सरकार ये बात भी समझ रही होगी कि नया स्ट्रेन थोड़ा सा खतरनाक बताया जा रहा है। हालांकि बेशक इसको लेकर कह रहे हैं कि डरने की बात नहीं है, लेकिन बहुत तेजी से फैलता है, और तेजी से फैलने का मतलब है अगर 1 में हो रहा है तो 10 में कब हो जाएगा, और 10 से 100, 100 से 1000 कब हो जाएगा। इसके लिए सरकार को प्रिपेयर रहने की जरूरत है। ड्राई रन भी पूरे देश भर में चल रहा है, छत्तीसगढ़ में भी ड्राई रन चल रहा है। आदित्य नामदेव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ड्राई रन को लेकर अपडेट उनसे ले लेते हैं। आदित्य, बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है छत्तीसगढ़ में अब जो है 3 लाख के आसपास जो अब तक टोटल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है, और 3500 के आसपास मौतें हो चुकी हैं पूरे प्रदेश में। कल पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर भी पॉजिटिव आ गए। तो छत्तीसगढ़ की स्थिति तो धीरे धीरे अच्छी है, एक भी बार नहीं हुई, लगातार खराब ही हो रही है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री का ये कहना है कि पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है और मौत का आंकड़ा भी पहले से थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन मौत 3500 अपने आप में पर्याप्त है। आज ड्राई रन हो रहा है। देखिए, पहले शुरुआत में 7 जिलों में, कल जो हुआ था वो 10 जिलों में, और आज 11 जिलों में। टोटल 28 जिले हैं छत्तीसगढ़ में, आज 11 जिलों में और हो जाएंगे, तो सभी 28 जिलों में ड्राई रन पूरा हो जाएगा। देखिए, दिक्कतें हैं बस्तर जैसे संभाग में, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, दोरनापाल, उसके आगे जगरगुंडा, ये वो इलाके हैं जहां पर प्रशासन की पहुंच नहीं है। ये वो इलाके हैं जहां नेटवर्क नाम की कोई चीज़ नहीं, वहां पर आप कोविन ऐप कहां से चलाएंगे। तो ये बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं जो अभी ड्राई रन में देखने को मिल रही है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि अभी तो टीका आया नहीं, हो सकता है टीका लगाने के बाद, वैक्सीन लगाने के बाद किसी की तबीयत खराब हो जाए, तो आपको वहाँ पर आप बहुत सीवियर पेशेंट को रख भी नहीं सकते। ज़्यादा तबीयत खराब हुई, आपको रायपुर एयरलिफ्ट करना पड़ेगा, तो वो एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी आपको वहाँ पर रखनी पड़ेगी। ये बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, और नई चुनौतियाँ ये हैं कि कुछ जो नए ज़िले बने हैं उनका अभी तक पिन कोड नहीं आया, और जब तक वो पिन कोड नहीं जनरेट होगा, जब तक कोविन ऐप वो पिन कोड जनरेट नहीं होने के कारण उनका नाम और जो है इनरोल उनको नहीं कर पाएगा। तो ये छोटी छोटी दिक्कतें हैं जो ड्राई रन के चलते पता चली है, और आने वाले समय में जिस प्रकार की स्थिति खराब हो रही है, इस तरह से ये आगे बढ़ते रहा तो एक बड़ा चैलेंज ये भी, जो पॉजिटिव आ गया उसको कितने दिन बाद वैक्सीनेशन के वक्त में जो परेशानी आ सकती है उनके बारे में पहले से ही उनका अंदाजा लगाया जा सके। कई सारी दिक्कतें आपने बताई वहां पर जो सामने आ रही हैं। उम्मीद यही है कि जब छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन होगा तो उन तमाम चीजों का ख्याल रखा जाएगा, और उन्हें दूर कैसा किया जाए इसका भी ख्याल रखा जाएगा। ठीक है, आर.के. पाठक जी, ड्राई रन देश भर में चल रहा है, ड्राई रन कितना ज्यादा वैक्सीनेशन से पहले कारगर साबित होगा? वैक्सीनेशन में इसको लेकर कितनी आसानी होगी? क्योंकि एक रिहर्सल की तरह हम देख रहे हैं, हम इसे कर रहे हैं कि जब वैक्सीनेशन होगा कि क्या दिक्कतें उसमें आ सकती हैं, किस तरीके से वैक्सीनेशन किया जाएगा, क्या इसका प्रोफॉर्मा होगा, उन तमाम चीजों पर ड्राई रन किया जा रहा है। कितना कारगर ये साबित होगा वैक्सीनेशन के वक्त में? जी, जैसा कि गुंजन जी आपने कहा कि ये केवल प्रिपरेशन के लिए है कि भाई हमारी तैयारी कैसी है, हमको क्या क्या प्रैक्टिकल सब समस्याएं आ सकती हैं, उसके लिए ड्राई रन एक प्रकार का अभ्यास व पूर्वाभ्यास एक्चुअल वैक्सीनेशन के पहले। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि वैक्सीन जहां बनता है वहां से फिर कोई पर्टिकुलर सेंटर में पहुंचना। तो एक जो टेम्परेचर मेंटेन, या जिसको हम बोलते हैं कि भाई इसकी कोल्ड चेन मेंटेन करना रहता है कि 2 से 8 डिग्री पर ये वाले जो 2 अभी वैक्सीन आए हैं इनका जो संग्रहण है वो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे करना है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कोल्ड चेन को मेंटेन करना, उसको प्रॉपर वैक्सीनेशन स्थान पर पहुंचने तक वो वैक्सीन, अदरवाइज उसकी एफिकेसी वो कम हो सकती है। दूसरा, जब हम वैक्सीनेशन किसी मरीज को देते हैं तो मैं आपको बता दूं कि भारत को सबसे ज़्यादा वैक्सीन
बनाने का अनुभव है और वैक्सीनेशन हमारे देश में बहुत बचपन से चालू हो जाता है। जैसे टीबी है तो हम बचपन से ही ये वैक्सीनेशन के लिए हमारे यहाँ टीकाकरण का एक बहुत राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है बहुत सालों से, इसलिए हम बहुत सारी बीमारियों से बचे हुए। तो टीकाकरण का बहुत अच्छा अनुभव है हमारे हमारे शासन को, हमारे स्वास्थ्य कर्मचारियों को, हमारे डॉक्टर्स को, हमारी नर्सेस को। तो हाँ, इसमें समस्या क्या हो सकती है कि भाई ये जो अपन वैक्सीन लगाएंगे इसके साइड इफ़ेक्ट, और उनने बाज़ार में तभी इसकी DCGI ने अनुमति तभी दी है जब इसने देख लिया कि भाई इसकी एफिकेसी है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम है। हाँ, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे हो सकते हैं, जैसे हम दूसरे टीके भी लगाते हैं, जब बच्चों को लगवाते हैं तो पता चला उनको थोड़ा सा सर्दी हो गई, बॉडी में रैशेस आ रहे हैं, थोड़ा सा फीवर रहेगा 2-3 दिन, बॉडी एक रहते हैं। तो ऐसे यदि कोई सिम्टम हम ये कोविड वैक्सीन लगाने के बाद या कोवैक्सीन लगाने के बाद आते हैं तो उनको कैसे मैनेज किया जाए, इसलिए हमने ये रखा है कि भाई वहाँ पर वो आधे घंटे उसका इंतज़ार करें कि उसमें कोई रिएक्शन वाले कोई लक्षण आ रहे हैं तो पेशेंट को हमको ऑब्जर्व करना है ये ड्राई रन में। तो ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं, एक तो कोल्ड चेन को मेंटेन करना, और यदि वैक्सीनेशन के बाद यदि कोई साइड इफेक्ट्स आते हैं तो उनको हाउ टू मैनेज दैट। तो ये बहुत छोटे छोटे साइड इफेक्ट्स हैं जिससे बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, हर वैक्सीन में होते हैं, नॉट ओनली इन द कोविड वैक्सीन, चाहे हम DPT का लगाएं चाहे हम TB का लगाएं। ये जो ड्राई रन इसी वजह से हो रहा है जिससे कि आगे जो दिक्कत आए उसके बारे में लोग भी मेंटली प्रिपेयर हो सके और वैक्सीनेशन किस तरीके से होगी उसका एक खाका भी तैयार किया जा सके। ठीक है, राहुल भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है, 7 वैक्सीन ऐसी हैं जिन पर काम चल रहा है। क्या लगता है, क्योंकि आम जनता तक पहुंचने में से वक्त लगेगा, पहले कोरोना वॉरियर्स को लगाया जाएगा टीका, आम जनता तक या पूरी आबादी में वैक्सीन होगी उसमें वक्त लगेगा, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या और वैक्सीन भी हमें मिल सकती हैं? निश्चित तौर से बहुत सारी वैक्सीन मिल सकती है, क्योंकि 2 वैक्सीन का तो तीसरे का ट्रायल चल रहा है, मंजूरी मिल चुकी है, आपातकालीन इस्तेमाल शुरू हो गया है। आपातकालीन इस्तेमाल में जो सबसे पहला फेज रखा गया है वो 1 करोड़ उन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए रखा गया है जिससे हमारा हेल्थ सिस्टम रोबस्ट हो सके, क्योंकि बहुत बार इस बात का डर होता है कि आपने PP किट पहनी हुई है फिर भी आप इन्फेक्ट हो सकते हैं, और अगर एक डॉक्टर इन्फेक्ट होता है तो उसका असर कई मरीजों पर पड़ता है। उसके बाद दूसरे चरण पर रखा गया है सिक्योरिटी सर्विस, सफाई कर्मचारी, चाहे वो पुलिस के हो, पैरामिलिट्री के हो, सेना के हो या म्युनिसिपैलिटी के हो सफाई कर्मचारी, उन सबको रखा गया है। उसके बाद 27 करोड़ जो एक बड़ी आबादी है, उम्मीद कर रहे हैं कि 8 से 10 महीने पूरे प्रोसेस में लगेगा, जिसमें वोटर लिस्ट का काउंट किया जाएगा कि वोटर लिस्ट के हिसाब से कौन कौन व्यक्ति 50 साल से ज्यादा उम्र के हैं उन्हें वैक्सीनेट किया जाएगा, और साथ में कुछ सर्टिफिकेट इश्यू करने होंगे अगर किसी एक व्यक्ति को एक से ज्यादा कई तरह की बीमारी है और जो वैक्सीन नहीं लगवाता है तो कोरोना से बहुत जल्दी। देखना होगा ड्राई रन जो चल रहा है कितना कारगर साबित होगा, वैक्सीन कब तक लोगों तक पहुंचती है और क्या आने वाले दिनों में हमें और वैक्सीन मिल पाएगी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर R.K. पाठक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ।